शिखा अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर अपने कुछ प्रैक्टिकल वर्क करने में लग गई थी। इस समय उसके दिमाग में ना ही वो हैंडसम लड़का चल रहा था, ना ही वो स्टाइलिश घड़ी चल रही थी। उसे बस किसी तरह से अपना प्रैक्टिकल वर्क पूरा करना था, जिससे कल होने वाली प्रैक्टिकल क्लास में प्रोफेसर चौहान से उसे गुड रिमार्क मिल सके। बाकी माँ के साथ उसका ये चलता रहता था। माँ नहीं, मासी थी वो उसकी। माँ पापा के गुजर जाने के बाद वो खुद ही तो उसे अपने साथ ले आई थी अपने घर। कभी कभी सख्त हो जाया करती थी वो उसके साथ, जब भी वो बाहर से पंगे लेकर आती थी और घर पर उसकी शिकायत पहुंचती थी। तब आनंद ही उसे माँ की डांट से बचाता था। उनके हिसाब से शिखा में लड़कियों वाले एक भी गुण नहीं थे। हाँ, लड़कों से भिड़ने का, किसी के फटे में टांग अड़ाने का हुनर उसमें बहुत था, और सबसे ज़्यादा दूसरों के नए नए विचित्र नाम रखने का। इस लिस्ट में तो उसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ रखा था। पापा कलह ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए अक्सर अखबार लेकर एक कोना पकड़ लेते थे। और जब शिखा सर झुकाए माँ की डांट सुनती थी तो शिखा की नज़रें घड़ी की सुइयों पर और कान दरवाजे की घंटी पर ही अटके रहते थे। वो जानती थी कि शाम के 7 बजने तक आनंद हर हाल में घर आ जाता था, और जब आनंद घर पर है तो फिर माँ को शिखा को डांटने का प्रोग्राम स्थगित करना ही पड़ता था। पर अक्सर आनंद के गले लगे शिखा इस बात पर ध्यान नहीं देती थी कि माँ उससे लाख नाराज सही, पर उसको डांटने का प्रोग्राम तभी शुरू करती थी जब आनंद के ऑफिस से घर आने का टाइम नज़दीक आ जाता था, जिससे वो शिखा को कम से कम डांट सके। इससे शिखा के मन में उनके लिए थोड़ा डर भी रह जाता था और उसे उनकी डांट भी कम सुनने को मिलती थी। शिखा के अलावा ये बात घर पर हर कोई महसूस भी करता था, पर माँ की थोड़ी ज़्यादा स्पष्टवादिता के चलते कोई उनसे सीधे सीधे कुछ भी कहने से बचता था, चाहे वो पापा हों या फिर खुद आनंद भाई हो। रात को खाने की टेबल पर शिखा सर नीचे किए हुए जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। उसे अपने रूम में जाकर डॉली की बच्ची को आज रास्ते में हुई उस फनी मोमेंट के बारे में पूरी गॉसिप जो करनी थी। पर उसकी इस जल्दी जल्दी खाने की आदत पर माँ की पैनी नज़र थी, और अंततः वो शिखा को टोक ही थी। शिखा, कितनी बार कहा है कि सर नीचे करके इतनी जल्दी में खाना नहीं खाते हैं। वी सिविलाइज्ड। माँ की कठोर आवाज़ से शिखा ने गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ देखा और माँ की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, मेरा हो गया माँ, आई लव यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। शिखा ने अपने खाने की प्लेट आगे खिसकाई और उठकर अपने कमरे में चली गई। देखा तुमने आनंद, देखो कैसे बात करके गई है ये लड़की। क्या अभी भी मैंने कुछ गलत कहा है? माँ ने खाने की टेबल पर बैठे हुए कुछ गिनती के लोगों की तरफ देखते हुए कहा था, खास तौर पर आनंद की तरफ। माँ, ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आप वहाँ गई थी, क्या हुआ? वो लोग क्या बोले? नैना ने जल्दी से 2-4 सवाल करके माँ की बिगड़ी हुए मूड को ठीक करने की कोशिश करते हुए कहा। देख रही हूँ आजकल तुम भी अपने पति के नक्शे कदम पर चल रही हो, पर यह बात तुम दोनों ध्यान से सुन लो। मैं उसकी माँ भी हूँ और मासी भी। मैं कभी भी मेरी बहन की आखिरी निशानी का बुरा नहीं चाहूँगी। हाँ, बस मुझे तुम दोनों की तरह मीठा बोलने की आदत नहीं है। माँ ने नैना की कोशिश भी बखूबी पहचान ली थी। तभी तो पूछ रही हूँ माँ, क्या कहा है उन लोगों ने? कब आ रहे हैं वो लोग यहाँ? नैना माँ की बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी थी। वो लोग तो तैयार हैं, पर अभी उनका बेटा किसी प्रोजेक्ट में बिजी है। वो फ्री हो जाए तब वो लोग बताते हैं कि यहाँ आने के बारे में। माँ ने बारी बारी से आनंद और नैना की तरफ देखा, जैसे वो ये कहना चाह रही थी कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है लड़के वालों को इम्प्रेस करने में। अब बाकी उन लोगों की मर्जी। माँ, आप परेशान मत होइए, सब ठीक होगा। शिव जी ने चाहा तो हमारी शिखा के लिए आरव का साथ जरूर पक्का हो जाएगा। आनंद ने माँ के हाथ पर अपना हाथ रखकर उन्हें भरोसा दिलाया था। माँ हल्के से मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। खाने की टेबल पर चल रही इन गंभीर बातों से बेखबर शिखा अपने कमरे में डॉली के साथ फ़ोन पर अपनी ही दुनिया में मगन थी। वहीं उसी समय उसी शहर में एक आलीशान से घर के एक कोने में अपने स्टडी रूम में बैठे हुए वही लड़का
अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी को उतारकर अपनी उंगलियों में पकड़े हुए बड़े ध्यान से उसके डायल केस को देख रहा था। और कुछ समय बाद उसे घड़ी के डायल केस की जगह उसी लड़की का चेहरा दिखाई देने लगा था, जो उससे जबरदस्ती से ही सही पर इसी घड़ी से टाइम देखने की जिद कर रही थी। और फिर अचानक ही उस लड़के के चेहरे पर स्माइल आ गई। अपनी आंखों से जीरो पावर का चश्मा हटाकर उसने अपनी स्टडी टेबल की एक ओर रख दिया और चेयर से उठकर उस पूरे कमरे में बनी हुई बुक शेल्फ से चुन चुनकर बुक्स अपनी टेबल पर रखने लगा, जिनका टॉपिक था प्लांट टिश्यू कल्चर। अभी आने वाले कुछ दिनों तक उसे इस टॉपिक पर अपनी रिसर्च भी पूरी करनी थी और कुछ गेस्ट लेक्चर भी देने थे, जिनके लिए उसे स्पेशली बुलाया गया था CSIR से यहाँ उसके शहर में। पर आज उसका दिमाग उन मोटी मोटी किताबों में नहीं लग रहा था। कल तक जिन किताबों में डूबकर उसे दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती थी, आज उन्हीं किताबों में उसका जीव उलझन महसूस कर रहा था। रह रहकर उसका ध्यान टेबल पर रखी अपनी ही घड़ी पर चला जा रहा था। ये घड़ी उसके पास साल भर से थी, पर उसने कभी इसको समय बताने के अलावा किसी और नज़रिए से देखा भी नहीं था। पर आज उसकी इसी घड़ी में लगातार तो कभी कभी रुककर चल रही सुइयों की रफ्तार उसे उसकी खुद की दिल की धड़कन जैसी महसूस हो रही थी। उस अनजान लड़की की बातें, उसका मासूम सा चेहरा जैसे उसके जेहन में ताज़ा होता। उसे लगता उसके दिल की धड़कन घड़ी में सेकंड बताने वाली सुई की तरह बस भागने लगती है और भागे ही जा रही है। और जैसे ही वो अपना ध्यान अपनी किताबों में लगाने की कोशिश करता, उसे लगता उसके दिल की धड़कन घड़ी में मिनट और घंटा बताने वाली सुइयों की तरह ही एक जगह रुक गई थी, आगे बढ़ ही नहीं रही थी। वो परेशान सा अपने सर को अपने हाथों से थामे बैठा अपनी घड़ी को देख रहा था। और आज उसे अपनी ही घड़ी से एक ही साथ दो अलग अलग फीलिंग्स महसूस हो रही थी। आज से पहले उसने खुद की घड़ी को कभी इतनी गौर से नहीं देखा था। शायद आज से पहले उसने खुद ही नहीं सोचा था कि उसकी ये घड़ी उसके अलावा भी किसी और को इतनी पसंद आ सकती थी कि वो उसे नज़दीक से देखने के लिए उसके पीछे पीछे भागती हुई आए। उसे अपनी ही घड़ी पर बड़ा प्यार आ रहा था। और फिर अगले ही पल उससे ज़्यादा खुशकिस्मत तो ये घड़ी है, जो उसकी एक झलक को पाने के लिए वो लड़की उसके पीछे भागती हुई आई और उससे बहस भी की। और तो और उसकी कलाई पकड़कर उसकी घड़ी में टाइम भी देखा। इस दौरान वो उसके कितने नज़दीक खड़ी थी, पर घड़ी की दीवानी उस पागल लड़की को ये बात कहाँ समझ में आई थी। और सहसा ही उसे अपनी ही घड़ी से जलन महसूस होने लगी थी। स्टडी रूम में ही एक ओर पड़े हुए लंबे से सोफे पर लेटे हुए ना जाने कितनी देर तक अपनी घड़ी के डायल केस में उस अनजानी लड़की के अक्स को निहारता रहा, और ना जाने कब उस लड़की के चेहरे को अपनी घड़ी के डायल केस में कैद समझकर अपनी घड़ी को ही अपने सीने से लगाए सो गया। एक ही शहर में दो अलग अलग घरों में दो खूबसूरत दिल इस समय चैन की नींद में सो रहे थे। एक के दिल में मची हुई खलबली से दूसरे का दिल बिल्कुल अनजान था। कल आने वाली सुबह एक बार फिर से दोनों को आमने सामने लाने की तैयारी में थी, पर इस बार क्या वो दोनों इस सच में एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, और आ भी गए तो क्या वो पहचान पाएंगे एक दूसरे को, उनके एहसासों को, खास तौर पर शिखा, जो कई बार उस अजीब से एहसास को अपने आसपास महसूस कर चुकी थी। बेटा, तू कल रात अपनी स्टडी में ही सो गया था, आरो की माँ ने उसे सुबह की चाय देते हुए कहा। हाँ माँ, वो थोड़ा सा काम करते हुए मैं वहीं लेट गया तो समय का पता ही नहीं चला, और फिर पता नहीं कब नींद आ गई। तो इतना काम करता ही क्यों है जो खुद की संभाल भी नहीं रहती है तुझे, माँ ने चिंतित स्वर में कहा। ओहो माँ, मेरा काम जल्दी जल्दी से फिनिश करना चाहता हूँ, जिससे मैं वापस जाकर अपनी रिसर्च पूरी करके अपनी थीसिस कंप्लीट कर सकूँ। आरो जल्दी जल्दी तैयार होते हुए बोल रहा था। अब इतनी सुबह सुबह भी तू कहाँ चल दिया? माँ, आप भूल गए क्या? आज सोमवार है और आज मैं पहले महादेव का रुद्राभिषेक करूँगा, उसके बाद ही चाय पीऊँगा। मंदिर जा रहा हूँ माँ, मिलता हूँ थोड़ी देर में। आरो ने बाइक की कीज उठाई और घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद नाश्ते की टेबल पर बात हुई आरो से। क्या कहा उसने? आरो के पापा चेतन जी ने सुबह के अखबार के पन्ने पलटते हुए चित्रा जी की तरफ देखते हुए पूछा। कहाँ कुछ पूछ पाई,
आपका बेटा तो बस आपका ही तरह हमेशा जल्दी के घोड़े पर सवार रहता है। रात को खाने के लिए आया ही नहीं जो तब कुछ पूछ लेते, और सुबह तो उससे कोई कुछ कह ही नहीं सकता था, और सोमवार वाले दिन तो कभी भी नहीं। मंदिर गया है, लौट कर आएगा तो सोच रही हूँ बात करके देखूँ मैं। आप क्या सोचते हैं? चित्रा जी ने ब्रेड पर बटर लगाकर चेतन जी की तरफ बढ़ा दी। अभी रहने दो, पूरे दिन काम में बिजी रहेगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा इस बात पर। कहीं इस बात का असर उसके काम पर ना पड़े। मैं सोचता हूँ आज रात को खाने के बाद मैं खुद बात कर लूँगा, भले ही मुझे फिर उसके स्टडी रूम में ही क्यों ना जाना पड़े। चेतन जी ने अपना नाश्ता खत्म करते हुए कहा और ऑफिस के लिए निकल गए। चित्रा जी भी चाय के बर्तन समेट कर किचन में महाराज जी को दोपहर लंच पर बनने वाले मेनू की जानकारी देने में लग गई। शिखा जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने रूम से बाहर आई और किचन में काम कर रही नैना के गले में हाथ डालते हुए बोली, भाभी मैं मंदिर जा रही हूँ तो अब आपसे सीधे शाम को ही मिलूंगी। अच्छा ठीक है जाओ, पर सीखो तुमने टिफिन टिफिन तो लिया ही नहीं अपना। नैना ने शिखा को रोकते हुए कहा, भाभी आज सोमवार है, हमारे आराध्य को मनाने का खास दिन, और मेरे उपवास का भी, तो मैं टिफ़िन का क्या करूँगी? वैसे भी मैं ऐसे भी कहाँ टिफ़िन लेकर जाती हूँ कॉलेज। बेटा रोज़ में और आज में अंतर होता है। रोज़ तो तुम कॉलेज की कैंटीन में ही कुछ ना कुछ खा लेती हो, पर आज तो तुम बाहर पानी भी नहीं पियोगी, इसलिए आज टिफ़िन भी ले जाओ और पानी की बोतल भी ले जाओ। नैना ने मनुहार करते हुए कहा। भाभी आप बस। शिखा के कुछ और कहने से पहले ही गायत्री जी किचन में आ गईं और उन्होंने शिखा की तरफ नाराजगी भरे लहजे में देखकर कहा, जब तुम्हारी भाभी कह रही हैं कि तुम्हें टिफिन और बोतल ले जानी है तो क्यों बहस कर रही हो उससे? दिन भर भूखे रहने का कोई क्या नया ट्रेंड चला है क्या? गायत्री जी की बातें सुनकर शिखा ने चुपचाप से नैना के हाथों से टिफिन और बोतल ले ली और अपने बैग में डालते हुए गायत्री जी की तरफ नाखुशी से देखते हुए बोली, लीजिए मान ली आपकी बात, अब तो आप खुश हैं। शिखा किचन से बाहर निकल गई। नैना ने इशारे में गायत्री जी को उसके पीछे जाने को कहा। गायत्री जी लंबी सांस लेते हुए शिखा के पीछे दरवाजे तक आई। शिखा मेन गेट खोलकर बस जा ही रही थी कि तभी उसके कानों में गायत्री जी की आवाज़ पड़ी, तेरे लिए अपने हाथों से आलू का हलवा बनाया है, और मुझे खुशी तब होगी जब तू ही इस हलवे को खाएगी, ना कि अपनी किसी सहेली को खिलाकर घर आकर झूठ बोल देगी कि तूने टिफिन खत्म कर दिया था। शिखा ने पलटकर गायत्री जी की तरफ देखा। चेहरे पर वही सख्त भाव थे, पर आंखें जैसे बरसने को आतुर थी और बाहें जैसे अपनी बहन की आखिरी निशानी को अपने अंक में भरने को मचलती जा रही थी। शिखा के कदम पीछे की ओर लौटना चाहते थे, पर चेहरे पर छाए सपाट भाव ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। आज व्रत है मेरा, झूठ नहीं बोलूँगी आपसे। अगर मन किया तो खा लूँगी, नहीं तो वापस आ जाएगा, पर अपनी किसी सहेली को नहीं दूंगी और न ही फेंकूंगी। शिखा ने एक नज़र घर के दरवाजे पर खड़ी गायत्री जी पर डाली और फिर मेन गेट को बंद करके सड़क किनारे पैदल ही चल पड़ी। शिव मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था उसके घर से। छोटा सा मंदिर और उसके आसपास बना हुआ सुंदर सा बगीचा शिखा को अपना दूसरा घर लगता था। शिखा हर रोज़ मंदिर आती थी अपने आराध्य से मिलने, उनकी सेवा करने। पूजा में तो उसका मन ज़्यादा नहीं लगता था, पर पूजा के बाद वो मंदिर के अगल बगल बनी क्यारियों में पौधों को पानी देने का काम, निराई गुड़ाई का काम बहुत मन से करती थी। पुजारी जी के साथ मिलकर दर्शनार्थ आए भोले बाबा के भक्तजनों को प्रसाद वितरित करवाना, और सबसे बड़ी बात शिव जी के साथ अपने मन की बात करना। उसके लिए मंदिर आने जाने का कोई दिन, कोई समय निर्धारित नहीं था। जब भी वो उदास होती, जब भी वो खुश होती, यहीं दौड़ी चली आती थी वो। मंदिर के कपाट बंद होने पर भी वो मंदिर प्रांगण में मुख्य मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बैठकर शिव जी से अपने मन की सारी उलझने, सारी भड़ास, सारा दर्द साझा कर लेती थी। उसे ऐसा लगता था कि जैसे खुद शिव जी उसके सामने बैठे हुए उसे शांत भाव से सुन रहे हैं, बिना उसे अच्छे और सही का ज्ञान दिए हुए सिर्फ सुन रहे हैं, जैसे एक माँ सुनती है अपने बच्चे की व्यथा को, बिना ये हिसाब किताब किए हुए कि उसके बच्चे द्वारा की जा रही शिकायतें कितना सही है और कितना गलत है। वो जब भी मंदिर आती, उसकी तरफ से घर वालों तक अपने आप नोटिफिकेशन पहुंच जाता था कि अब वो 2 घंटे के लिए फ्री हो गई है। कॉलेज में मिलने वाली शिखा से बहुत जुदा थी मंदिर में मिलने वाली शिखा। कॉलेज में जो शिखा मिलती थी
उससे हर माँ अपनी लड़की को दूर ही रखना चाहती थी। कैसी लड़की है, कोई लक्षण ही नहीं है जमोड़ी में, मोरिन लड़कियों जैसे। और मंदिर में मिलने वाली शिखा को देखकर हर माँ चाहती थी कि काश उनकी भी एक लड़की हो, बिल्कुल शिखा जैसी। कितनी धार्मिक, कितनी संस्कारी, कितनी परोपकारी, उफ, और भी पता नहीं कितनी जुड़े हुए थे मंदिर वाली शिखा के साथ। आज भी वो चलते समय हुए ड्रामे को याद करते हुए मंदिर चली जा रही थी। आज उसने सोच रखा था कि आज उसकी और शिव जी की बहुत कायदे से हो जानी है। क्या हो जाता शिव जी, जो माँ दरवाजे पर खड़े होकर मेरी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा भी देती। इतनी चिंता दिखाने से अच्छा था मेरे लिए अपना थोड़ा सा प्यार ही दिखा देती वो। आनंद भाई को जितना प्यार करती हैं उसका आधे से भी आधा मुझे कर देती तो उनका क्या बिगड़ जाता। मुझे नहीं चाहिए उनकी ऐसी केयर जिसमें प्यार कम और कर्तव्य ज़्यादा नजर आए। शिखा का मन एकदम से उचट गया और उसने सिग्नल पर अपने कुछ महीने की क्रिस्काए हो रहे बच्चे के साथ बैठी एक भिखारिन को अपना टिफ़िन और बॉटल दे ही दी और साथ में अपने पर्स से निकालकर कुछ 100 रुपए भी पकड़ा दिए। वो गरीब भिखारिन शिखा की तरफ कृतज्ञ आंखों से देखते हुए रोती जा रही थी और अपने दूध मुहे बच्चे के नन्हे हाथ को उसके सर के ऊपर रखवाए उसे ढेरों आशीर्वाद दिए जा रही थी। शिव जी तुझे खूब खुश रखें बेटी, खुद शिव जी जैसा लड़का ही तुझे वरने आए। एक गरीब लाचार भूखी माँ और उसके दूध मुहे बच्चे की दुआ है। शिव जी तुझे कभी अपने जीवन में दुखी नहीं रहने देंगी। शिखा उस भिखारिन की दुआओं को सुनकर हौले से मुस्कुरा भरती थी। मुझसे अच्छी किस्मत तो इस बच्चे की है। गरीब है, कई दिनों से भूखा है, पर अपनी माँ के सीने से चिपके हुए तो है। शिखा का ध्यान तो भिखारिन द्वारा दिए गए आशीर्वाद से ज़्यादा उसके अपने बच्चे को अपने अंक में छिपाने पर ज़्यादा था। माँ के सीने से चिपके हुए उसका बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा था। अभी वो कुछ आगे ही जा पाई थी कि उसके बगल में एक बाइक दनाते हुए आगे निकल गई। शिखा जैसे होश में आई थी। वो तो बेध्यानी में बस रास्ता नापते हुए आगे चली जा रही थी। और कोई दिन होता तो आज मंदिर पहुंचने से पहले शिखा और उस बाइक सवार का झगड़ा हो ही जाता। अरे ओ चचा, तुम ना अपनी बाइक गलत जगह चला रहे हो, क्योंकि जिस स्पीड से चला रहे हो उस स्पीड के लिए सड़क नहीं आसमान सही जगह है। अब आप ही बताओ, किसी लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कोई चुप रह पाता? बवाल तो कटना ही था। पर आज शिव जी ने शिखा की जिंदगी में मचने वाले बवाल को मंदिर में करवाना तय रखा था, इसलिए शिखा उस बाइक वाले को बस घूरती रह गई थी। थोड़ी देर में शिखा मंदिर पहुंच गई थी। अपनी रोज की जगह पर चप्पल उतारकर वो हाथ पैर धोने मंदिर के पीछे की तरफ लगे सब सबमर्सिबल पॉइंट पर पहुंच गई थी। काश कि उसने ध्यान दिया होता कि उसकी चप्पल पार्क करने की जगह से थोड़ी ही दूरी पर वो बाइक भी पार्क की हुई खड़ी थी, जिसे अभी शिखा घूर रही थी। शिखा हाथ पैर धोकर मंदिर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी कलाई में बंधी हुई घड़ी में टाइम देखा। अभी सुबह के 9 बज रहे थे, मतलब उसके पास पूरे 2 घंटे हैं शिव जी की सेवा, पूजा, ध्यान करने के लिए। वो मंदिर से 11 बजे भी निकलेगी तो भी धीरे धीरे चलते हुए आधे घंटे में कॉलेज पहुंच ही जाएगी। अचानक ही घड़ी में टाइम देखते हुए उसे कल शाम की घटना याद आ गई और उस लड़के की गहरी आंखों की छवि उसके दिल में ताजा हो आई। माना कि उसने अपनी गहरी आंखों पर गहरा चश्मा भी चढ़ा रखा था, पर फिर भी वो जिस तरह से चश्मे के पीछे से अपनी गहरी आंखों से उसे देख रहा था, शिखा को अपने पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ता हुआ महसूस हुआ था। वो अपना सर झटकती बोली, शिव शिव शिव, ये मैं मंदिर में खड़े होकर क्या सोच रही हूँ, वो भी उसके लिए जिसे मैं सही से जानती भी नहीं हूँ। पर उसने अपने ही बात को एक बार फिर से काट दिया था। सही से जानने का क्या मतलब है तेरा? तू तो उसे जानती ही नहीं है पगलिया। ओफो, बड़े पंगे पाल रखे हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में शिव जी। घड़ी ना होकर जी का जंजाल बन गई। बताओ, आपकी पूजा करने आई हूँ, मन में चलना चाहिए। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, और दिमाग में वो स्टाइलिश घड़ी चल रही है। शिव जी, मुझे तो आप नरक में भी जगह मत देना, बहुत गंदी लड़की हूँ मैं। अरे शिखा बिटिया, आज अपने आराध को अंदर चलकर जलाभिषेक नहीं करोगी क्या? सारी शिकायतें यहीं बाहर खड़े होकर ही कर लोगी? मंदिर की पुजारी जी बगीचे से शिव
जी के श्रृंगार के लिए सफ़ेद फूल और माता पार्वती के श्रृंगार के लिए लाल फूल लेकर आ रहे थे और उन्होंने शिखा को यूं खुद में ही गुम खड़ा देखकर समझ लिया था कि जरूर शिखा और शिव जी की आपसी बातचीत चल रही थी। न नहीं पुजारी काका, बस अंदर ही आ रही थी। शिखा ने खुद को संभाल लिया। शिखा बिटिया, जब तक मैं शिव जी के रुद्राभिषेक की तैयारी करता हूँ तुम इन फूलों की सुंदर सी माला तो बना दो, एक अपने आराध्य शिव जी के लिए और दूसरी उनकी शक्ति माता पार्वती के लिए। पुजारी जी की बातें पूरी करने से पहले ही शिखा ने खिलखिलाते हुए कहा। पुजारी जी उसे फूलों से भरी टोकरी पकड़ाकर मंदिर के अंदर चले गए, जहाँ उन्हें शिव जी के रुद्राभिषेक की तैयारी करनी थी। शिखा मंदिर के बाहर प्रांगण में ही आलती पालती मारकर बैठ गई और फूलों की माला बनाने लगी। मंदिर में ही एक कमरे को उन लोगों के लिए निर्धारित कर रखा था जो महादेव के रुद्राभिषेक करने के लिए सिर्फ सूती धोती पहने हुए ही पूजा करना पसंद करते थे। मतलब जीन्स पैंट और बाकी के मॉडर्न कपड़े उतारकर पूरे वैदिक रीति रिवाज से शिव को मनाने की कोशिश करते थे। और आज उस कमरे में वही लड़का, मतलब बाइक वाले चचा, अपने मॉडर्न कपड़े उतारकर सिर्फ हल्के पीले रंग की सूती धोती पहनकर अपने आराध्य को मनाने जा रहे थे। शिखा बिटिया, माला बन गई हो तो भीतर लेकर आ जाओ, पुजारी जी ने अंदर से ही आवाज़ दे दी थी शिखा को। शिखा ने अपने दुपट्टे को सर पर रखा और मंदिर के भीतर, जहाँ शिव जी भव्य शिवलिंग के तौर पर विराजमान थे और उनके अगल बगल सब देव शोभायमान थे, माला की टोकरी लेकर पुजारी के पास पहुंच गई। पुजारी जी मंत्रोच्चार करते हुए रुद्राभिषेक की विधि शुरू कर चुके थे, इसलिए उन्होंने शिखा को इशारे में टोकरी उनकी तरफ और उसे अपनी जगह पर बैठ जाने का इशारा कर दिया। शिखा शिवलिंग के ठीक सामने हाथ जोड़े आंख बंद किए हुए बैठ गई और ठीक उसी समय वो लड़का, मतलब चचा, मतलब आरो भी पीली धोती कमर से पहने हुए, हाथों में पूजा की बड़ी सी थाली पकड़े हुए अंदर आया। इस समय उसका ध्यान सिर्फ अपने महादेव पर था, तभी तो उसने शिवलिंग के सामने बैठी हुई कन्या पर ध्यान नहीं दिया था। पुजारी जी मंत्रोच्चार करते हुए भगवान शिव जी की पूजा कर चुके थे और शिवलिंग के दोनों तरफ एक दूसरे के ठीक आमने सामने आंखें बंद किए हुए बैठे आरो और शिखा अपने आराध्य के आगे ध्यान मग्न हुए पूजा कर रहे थे। उसी समय वहां 2-4 लोग और आ गए और उसी हड़बड़ाहट में उन दोनों ने शिव जी को बेलपत्र धतूरा चढ़ाते हुए उनका पंचामृत से अभिषेक किया, पर भीड़ होने की वजह से दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं सके थे। पुजारी जी ने दोनों के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों ही सर झुकाए अलग अलग रास्तों से बाहर निकलकर मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाने लगे। और अब थोड़ी सी फुर्सत में शिखा को वही एहसास फिर से होने लगा, ये फिर से शुरू हो गया। ये क्या है? का कोई हवा बयार का चक्कर है का? शिखा परिक्रमा करते करते ही सोचे जा रही थी और उसके ठीक पीछे पीछे 2-3 और सिधारियों के साथ चल रहे चचा, मतलब आरो, अपनी धुन में मस्त अपनी परिक्रमा पूरी करने में लगा हुआ था। हे शिव जी, ये तो मंदिर है, यहाँ कोई हवा बयार घुस भी कैसे सकती है? फिर ये चक्कर कहाँ है? कोई गंभीर बीमारी के लक्षण तो ना है जी? शिखा की चाल कुछ धीमी पड़ जाती है और वो अपने से पीछे से आते हुए चचा, मतलब आरो, से टकरा जाती है। मतलब चचा, मतलब आरो, उससे टकरा जाता है। अरे यार, ये शिखा हमारी आदत भी बिगाड़ रही है। देख कर नहीं चल सकती है क्या? ये इतनी बड़ी बड़ी आंखें क्या शोकेस में लगाने के लिए दी है महादेव ने? आरो शिखा से टकराने के बाद बड़बड़ाता हुआ आगे निकल आया था। ओए हेलो, मुझे दिखता है बराबर से, पर तुम अपनी आंखों का इलाज करवा लो। डॉक्टर का पता है, मैं बता दूंगी। शिखा उसके पीछे पीछे भागती हुई आई। आगे चलता हुआ आरो रुक गया। आखिर उसके कान एक दिन पहले ही उस लड़की की आवाज़ को पहचानने में कैसी गलती कर सकते थे, जो उसके चॉकलेटी चेहरे को छोड़कर उसके स्टाइलिश घड़ी की दीवानी हो गई थी और जिसके सुंदर चेहरे को देखकर कल की रात उसे सही से नींद भी नहीं आई थी। उसने फौरन अपने चेहरे को अपने कंधों पर पड़े अंगवस्त्र से कवर कर लिया और अपनी चाल थोड़ी धीमी करते हुए मन ही मन में बोला, महादेव, मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतना खुश हैं कि मेरे सिर्फ एक बार मांगने से आप मेरी मन की मुराद पूरी कर देंगे और मुझे इस पागल, प्यारी लड़की से मिलवा देंगे। पर प्लीज़ थोड़ा बचा कर रखना इससे। इसके अजीब से लॉजिक और गुस्सा से डर लगता है मुझे। आरो के खुद में इस तरह बड़बड़ करने पर शिखा को और गुस्सा आ गया था। वो थोड़ा तेज चलते हुए उसके पास आई
और एक बार फिर से उसकी कलाई को थामे उसे अपने साथ एक और खड़ा कर लिया। आरव उसके साथ मेस्मराइज्ड सा उसके साथ आकर खड़ा हो गया था। आपकी आंखों के साथ साथ क्या कानों में भी कोई दिक्कत है क्या? आरव ने शांत तरीके से आंखें उचकाकर शिखा को इशारा किया, जैसे पूछ रहा था कि क्या किया है मैंने। एक तो आपने मुझे पीछे से धक्का दिया और ऊपर से आप मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी बड़ी आंखें शोकेस में लगाने के काम आएंगी। सॉरी कहने की जगह आप मुझे ही सीख दे रहे हैं। देवी जी, आपको तो साक्षात महादेव नहीं सिखा सकते हैं, मैं तो फिर भी उनका अदना सा भक्त हूँ। आरव फिर से बुदबुदाया था अपने मन में। क्या? अब लड़की सामने खड़ी है तो मुंह तो पहले ही छिपा कर खड़े हो, अब जुबान भी धीमे धीमे चल रही है। अब कोई सीख नहीं याद आ रही है आपको? आप लड़की हैं कहाँ? इस बार आरव ने धीमे से कहा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? शिखा आरव की बात पूरी होने से पहले ही भड़क उठी थी, पर फिर आसपास भीड़ देखकर उसने खुद को शांत कर लिया। अब मेरा मतलब था कि आप लड़की कहाँ हैं? आप तो देवी हैं, देवी जो हमेशा जल्दी और रौद्र रूप में रहती हैं। भला मेरी इतनी हिम्मत की मैं आपको सीख दे सकूं? मुझे क्षमा करें माते। आरव ने शिखा के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा और वहाँ से जाने लगा। हे यू, तुम्हें तो मैं। शिखा आरव के पीछे जाती उससे पहले ही उसे पुजारी जी ने उसे आवाज़ देकर बुला लिया था। क्या हुआ बिटिया, आज अपने शिव जी का प्रसाद नहीं वितरित करवाओगी? जी जी पुजारी जी, चलिए। शिखा पुजारी जी के साथ वहाँ से चली गई। आरव एक पिलर के पीछे खड़ा शिखा की बिगड़ी हुई शक्ल देखकर मुस्कुरा रहा था। कमाल है, तुम 2 बार मुझसे टकराई हो और हर बार तुम मुझसे सिर्फ अपनी ही बात कहकर उसके हिसाब से ही मुझसे जवाब भी मांगती हो। और हर बार तुमने मेरी कलाई को थामा है, लेकिन अनजाने में। पर महादेव के मंदिर में मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बार तुम मेरी कलाई थामोगी तो मुझे जानते हुए, अपने दिल की रजामंदी से। आरव ने अपने चेहरे के ऊपर से ओढ़ा गया अपना अंग वस्त्र हटाकर फिर से कंधे पर डाल लिया और अपने सुगठित 6 पैक एब वाले शरीर को मंदिर में मौजूद दूसरी कन्याओं और उनकी माताओं की नज़रों के घूरने से बचा लिया। कमरे में जाकर उसने अपने कपड़े चेंज किए और मंदिर के बाहर आकर अपनी बाइक के पास खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो बाइक स्टार्ट करता, कुछ गरीब बच्चों ने उसे घेर लिया और उससे कुछ खाने के लिए पैसे मांगने लगे। और तभी पुजारी जी से अपना प्रसाद लेकर और अपने शिव जी से फिर से मिलने का वादा लेकर शिखा भी मंदिर के बाहर निकल रही थी कि तभी उसकी नज़र हेलमेट लगाए उस लड़के पर चली गई, जो उसी बाइक से उतरकर जिस बाइक ने मंदिर आते वक्त शिखा के कान खड़े कर दिए थे, डर और घबराहट की वजह से उन गरीब बच्चों को एक खाने पीने की ठेले की तरफ जाते हुए देख लिया। ओ तेरी, बेटा शिखा, हमें लगत थी कि ससुर कांड करवे में हमारे बराबर और कोई ना हतो, पर ससुर जी चचा तो हमहू ते ज़्यादा कांडी निकले। बताओ भला, मंदिर आयो ते पहले जे चचा अबे हमें ठोकवे वाले हते और अब देख लेओ गरीब बच्चन के मसीहा बनी घूमे हैं। कोई ना बच्चों, आज तुमने बिल्कुल सही मुर्गा, आप हमाओ मतलब बिल्कुल सही चचा फंसाए हैं। तुम सबको खाना खिलाकर इनके पाप कुछ तो कम होंगे ही, और रहे बचे पाप हम कम कर देंगे। कहते जब जब फिटी फिटी पे चचा बैठेंगे ना, तो फिर मेरी जैसी निरीह भोली लड़की के जानते जवाए के चांस कुछ कम हो जाएंगे। शिखा ने शरारत से एक और खड़ी आरव की बाइक की तरफ देखा और फिर चुपके से उसकी तरफ चल दी। हे शिव जी, पहली बार आपके दरवाजे पर मैं कांड करने जा रही हूँ, सॉरी। हाँ, शिखा ने मंदिर की तरफ देखा और अपने हाथों से दोनों कान पकड़ लिए। उसने लोगों की नज़रों से बचते बचाते हुए बाइक के पिछले पहिए की हवा निकाल दी थी और अब वो अगले पहिए की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसे उन्हीं बच्चों का कोलाहल सुनाई दिया जो पास के खाने पीने के स्टॉल पर खाना खा रहे थे। थैंक यू भैया, महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करे। ओ, तो बाइक वाले चचा आ रहे हैं, निकल ले बेटा शिखा, नहीं तो पिछली बार तू बच गई थी धोखे से, पर इस बार तेरा कांड देखकर चचा तुझ पर जानबूझकर बाइक चढ़ा देंगे।
शिखा सर पर दुपट्टा डाले हुए अपनी चप्पलों को हाथ में पकड़कर वहां से तेजी से चली गई और भीड़ में शामिल हो गई। आरो कुछ देर बाइक के पास खड़ा रहा। शिखा उसे एक प्रसाद बेचने वाली दुकान की ओर से छुपकर देख रही थी। हे शिवजी, चचा कहीं जान तो नहीं गए कि इनकी बाइक से किसी ने छेड़छाड़ की है। शिखा के प्राण हलक में अटक गए थे, पर आरो मुस्कुराता हुआ बच्चों को हाथ हिलाकर बाय करते हुए बाइक को किक स्टार्ट कर चुका था। शिखा की जान में जान आई थी। अभी वो सही से चैन की सांस ले भी नहीं पाई थी कि अचानक से उसकी आंखों के सामने जैसे कोई चीज फिर से अपनी चमक छोड़ गई थी और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। छोटे बच्चे हाथ हिलाकर बाय करते हुए आरो की वही स्टाइलिश घड़ी उसके शर्ट की फुल स्लीव आस्तीन से बाहर निकल आई थी। महादेव को रुद्राभिषेक करने जाने से पहले आरो ने अपने कपड़ों के साथ अपनी घड़ी भी उतार कर लॉकर में रख दी थी। अरे, ये तो वही है, वो घड़ी वाला। शिखा अब उस दुकान की ओर से बाहर निकलकर सामने आ गई थी और वो आवाज़ देकर उस लड़के को रोकना चाह रही थी। पता नहीं क्यों, पर अब उसे उस लड़के की परवाह हो रही थी। वो मनी मन शिवजी से मना रही थी कि उस लड़के को और उसकी बाइक को कुछ भी ना हो। ओ चचा, अरे बाइक, अरे अरे घड़ी। शिखा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उस पर बाइक सवार लड़के को किस नाम से बुलाकर उसे रोके। पर बाइक और उस पर सवार लड़का दोनों ही हवा में धुआं उड़ाते हुए भीड़ में गायब हो चुके थे। हाँ, चचा साइड मिरर से झांकते हुए शिखा को अपने पीछे हाथ हिलाते हुए और कुछ होठ हिलाते हुए जरूर देखकर मुस्कुरा उठे थे। पर आज उसे एक इम्पॉर्टेंट काम करना था और उसके लिए उसे टाइम से पहुंचना जरूरी था। शिखा खुद की बेवकूफ़ी पर गुस्सा हो रही थी, पर अभी वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो खिन्न मन से कॉलेज के लिए चल दी। कॉलेज में भी आज उसका मन नहीं लगने वाला था। डॉली कॉलेज के गेट पर खड़ी कब से उसके आने का इंतजार कर रही थी। एक ही सोमवार का दिन ही ऐसा होता था जब डॉली शिखा के लिए बिना कॉलेज आ जाती थी। शिखा ने भी कह रखा था और खुद डॉली भी जानती थी कि सोमवार को शिखा का उसके शिव जी के साथ स्पेशल अपॉइंटमेंट होता था जो लंबा चलता था। इसलिए शिखा डॉली के आने से पहले ही अपने घर से निकल जाती थी। हे शिखा, डॉली ने दूर से धीमे कदमों से आती हुई शिखा को देखकर हाथ हिला दिया था। शिखा ने बड़ा ठंडा सा रिप्लाई दिया और आगे बढ़ गई। तुझे पता है कल घर पर कौन आया था? डॉली कोई खुशी की बात बताना चाह रही थी। ये उसके चेहरे से ही पता चल रहा था, पर लगता नहीं था कि शिखा को उस समय जरा सा भी इंटरेस्ट आ रहा था उसकी उस खुशी की बात को सुनने में। डॉली और शिखा कॉलेज के गेट को पार करके कॉरिडोर से होते हुए अपनी केमिस्ट्री लैब की तरफ बढ़ी जा रही थी और इस बीच डॉली उससे नॉन स्टॉप बातें करती चली जा रही थी और शिखा बस हाँ हूँ करती हुई उसके साथ चल रही थी। ओए सीखू, मैं इतनी देर से क्या सत्यनारायण भगवान जी की कथा बाँच रही हूँ जो तू चुपचाप सुनते हुए लास्ट में बोलो सत्यनारायण भगवान जी की जय बोलकर निकल रही है। डॉली ने केमिस्ट्री लैब के सामने पहुंचकर आखिर उसको रोक ही लिया था। हाँ तो सुन तो रही हूँ जो भी तूने बकवास करी है, शिखा ने उचाट मन से कहा। अच्छा, तो फिर जरा बेटा जरा रिपीट टेलीकास्ट तो कर दियो जो कुछ मैंने तो से कही है। डॉली खिसियाई सी बोली। वो वो कल शाम मेरे घर पर माँ को देखने श्लोक आए थे और माँ को श्लोक पसंद थे। पहले से ही तो तूने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। शिखा खुद में उलझी हुई पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी और उसे सुनकर लैब में आने जाने वाले स्टूडेंट मंद मंद मुस्कुराते जा रहे थे। डॉली ने अपना सर पीट लिया था। बस करो माते, क्या अंट संट बके जा रही है तू? यही सुना है ना तूने जो मैंने तुझे इतने अच्छे मन से सुनाया? डॉली शिखा को घूर रही थी। यार डॉली प्लीज़, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं ना बाद में बात करती हूँ तुझसे, शिखा ने डॉली से कहा और अंदर लैब में चली गई। इसे क्या हुआ? कहीं घर में इसकी और आंटी जी के बीच फिर से तो कोई वाकई नहीं हो गया? इतनी डिस्टर्ब तो ये तभी रहती है। डॉली उसके पीछे भागती हुई आई और उसकी बगल वाली सीट पर खड़ी हो गई। क्या करती है सीखू यार, मुझे अकेले वहाँ छोड़कर चली आई उस किंग कोबरा का शिकार बनने के लिए? शिखा हल्के से मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, मैं ठीक हूँ, बस कुछ देर का समय दे दे मुझे। मेरे लिए तुझे इतने गंदे जोक मारने की ज़रूरत नहीं है। डॉली हंस पड़ी थी उसकी बात सुनकर। शिखा ने आज प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई काम नहीं किया, ना ही कोई कंपोनेंट टेस्ट किया, ना ही बैंक से रिलेटेड कोई काम किया। आज शिखा को क्या हो गया?
इतनी चुप चुप से क्यों है? ऋचा, प्रीति, पूनम मतलब इंदिरा नगर निवासी पूरी टोली पूछ चुकी थी शिखा के इस बर्ताव को लेकर। बताया ना, आज उसका व्रत रहता है और आज के दिन वो पंगे लेने से बचती है। बस इतनी सी बात है। अब तुम लोग चाहो तो इस इतनी सी बात को खींचकर रबड़ की तरह बढ़ाकर पूरे कॉलेज में फैला दो। डोंट केयर। डॉली ने वेइंग रूम में अपनी और शिखा के हिस्से की वेइंग पूरी की और अपना अननोन केमिकल मिक्सचर लेकर वापस लैब में आ गई, जहाँ शिखा चुपचाप बैठी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल बुक के पन्ने पलट रही थी। हे शिखू, इस तरह से उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ है? केमिकल कंपोनेंट नहीं निकला? राहुल और अवनीश उसे चिढ़ाते हुए हंसने लगे। सुनो बे मोटे गेंडे की जोड़ी, मुझसे सीखू कहने का हक सिर्फ मेरे घर वालों को और डाली को है। तो तुम दोनों चीटे ने कम चिपकने की कोशिश करो मुझसे, समझे? शिखा ने अच्छे से झाड़ दिया था दोनों को। और सुनो, मेरी नहीं अपनी केमिकल कंपोनेंट आइडेंटिफाई होने की चिंता करो तुम दोनों राम मिलाई जोड़ी, क्योंकि मेरी जोड़ी अपना काम कर रही है, तुम दोनों की तरह तफरी नहीं कर रही है। अभी किंग कोबरा आने वाले हैं सबकी रीडिंग और टेस्ट रिजल्ट देखने, तब उनके सामने यूं ही फटे हाल खड़ी हो जाना। आज तुम दोनों को किंग कोबरा के डसने से कोई नहीं बचा सकता है, तुम दोनों का ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं। शिखा के इतना कहते ही राहुल और अवनीश दोनों अपनी सीट पर जाकर काम करने लगे। बड़े आए चौधरी बनने, शिखा ने धीरे से बुदबुदाया और फिर अपने काम में लग गई। डॉली के साथ उसने अपना काम निपटाया और रीडिंग नोट करके आगे के प्रैक्टिकल को करने के अपना मिक्सचर अपने ड्रॉयर में रख दिया और अगले दिन करने का टैग लगाकर वो वहाँ से थ्योरी क्लास अटेंड करने के लिए अपनी क्लास में चली गई। एक एक करके सारी क्लास निपट रही थी और शिखा का दिमाग अब थोड़ा सा अलर्ट हुआ था जब आज के सेशन की लास्ट क्लास बॉटनी की बची थी। प्रोफेसर सिंगर के आते ही सब स्टूडेंट एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं। उन्हें अपनी क्लास के में मक्खी के भिनभिनाने से भी परहेज था और ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट उनकी अवज्ञा करता हुआ पकड़ा गया तो समझ लो प्रोफेसर सिंगर उस बेचारे का कोर्ट मार्शल करके ही मानेंगे। प्रोफेसर सिंगर आज कॉलोनियल और नॉन कॉलोनियल एल्गी के बारे में बता रहे थे और हर स्टूडेंट उनकी बताई जा रही जानकारी को अपने हिसाब से नोट करता जा रहा था। तभी उनके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया और वो फ़ोन की रिंग सुनकर ही चिड़े हुए से मालूम पड़ने लगे। उन्हें क्लास में फ़ोन पर बात करना भी घृणीय अनुशासनहीनता ही लागे से, पर फ़ोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम और नंबर को देखकर उनकी खिन्नता 2 पल में छू हो गई। कुछ देर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। ये प्रोफेसर सिंगर इतने प्रसन्न वदन क्यों दिख रहे हैं मुझे? फ़ोन की घंटी सुनकर तो लग रहा था कि जैसे किसी ने इन्हें सरे राह छेड़ दिया था और अब देख ले, ऐसे हंस हंस कर बात कर रहे थे जैसे बात करने वाली इनकी गर्लफ्रेंड हो। शिखा अब तक थोड़ी सी और सही हो गई थी और ये बातें उसके उसी सुधरे हुए मूड की देन थी। शिखा चुप करके बैठ देख, प्रोफेसर इधर ही देख रहे हैं। डॉली ने सही समय पर शिखा को अलर्ट कर दिया था, वरना आज इंदिरा नगर की टोली और मोटे गेंडे की जोड़ी को मौका मिल जाता उन दोनों का मजाक उड़ाने का। स्टूडेंट, आप सबको जानकर खुशी होगी कि मैंने पिछले दिनों आप सबसे जिस स्पेशल गेस्ट लेक्चर की बात कही थी उसे अब आप लोग जल्दी ही अटेंड भी कर पाएंगे। बहुत जल्द मेरा ही पढ़ाया हुआ एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट जो इस समय अब रिसर्च कर रहा है, ये स्पेशल गेस्ट लेक्चर देने के लिए आप सबके बीच होगा। जल्दी ही आपको डेट और टाइम नोट करवा दिया जाएगा। टॉपिक भी आपको 2 दिन पहले बता दिया जाएगा। आप सभी अपने क्वेरीज वगैरह उससे पूछ सकते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो आप सबकी क्वेरीज का संतोषजनक जवाब भी देगा। प्रोफेसर सिंगर की अपनी बात पूरी करने का फाइनल बेल भी हो गई और सभी स्टूडेंट प्रोफेसर सिंगर को गुड बाय बोलकर क्लास से बाहर निकल गए। शिखा, शिखा रुको यार। शिखा और डॉली ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी ही क्लास का एक लड़का अभिषेक दौड़ता हुआ आ रहा था। इस ब्रिटेनिया को क्या हुआ? ये क्यों दौड़ता हुआ आ रहा है? डॉली ने शिखा की तरफ सवालिया नजरों से देखा। बदले में शिखा ने अनभिज्ञता से कंधे उचका दिए थे। क्या हुआ ब्रिटेनिया? आप, हमारा मतलब अभिषेक? डॉली ने अपनी झेप छिपाते हुए कहा।
इट्स ओके डार्लिंग, मुझे पता है बाकी सब की तरह तुमने मेरा भी नाम रखा है और मुझे कोई इशू नहीं है इससे, अभिषेक ने स्वीट और कूल डूड बनते हुए कहा। तो अब जल्दी से अपना काम भी बता दे ब्रिटेनिया मॉरीगोल्ड, जिसकी वजह से तो इतना स्वीट बना जा रहा है कि अभी थोड़ी देर में चींटियां आकर तुझसे चिपकने लगेंगी। शिखा के इतना कहते ही डॉली मुंह घुमाकर हंसने लगी। ये सीरियस मोड में रहे तभी ठीक रहता है, कम से कम किसी की लंका को तो नहीं लगती है और ना ही किसी की इज्जत का फलूदा बनता है। उसे अचानक से अभिषेक बेचारा सा महसूस होने लगा था और उसके चेहरे की जगह फालूदे का कप दिखाई देने लगा था। क्या शिखा जिस रिसर्चर से मिलने वाली है वो वही आरव है जो उसके दिल में सवाल छोड़ गया था? क्या मंदिर की वो मुलाकात एक इत्तेफाक थी या फिर किस्मत की लिखी हुई कहानी की शुरुआत? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।